शुरू करें कुछ प्रश्न। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। इनमें से कोई नहीं। ये गलत उत्तर टिक किया हुआ है। उत्तर होगा बी। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की। वह वर्ष कब था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। गलत क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? बनारस, कलकत्ता, सूरत और लखनऊ। आप लोगों ने मेरे नए कोर्स में एनरोल कर लिया? सभी लोग तीनों कोर्सेज में? जिन्होंने नहीं किया उनको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसके कर लीजिए। किसने 1904 से लगातार भारत को स्वराज स्वशासन देने पर बल दिया था? हसन बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तीन कोर्सेज लॉन्च हुए हैं।
अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? ग्रामीण, शहर, दोनों से या पंजाब से? अब आइए शुरू करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ साथ उसको भयानक चुनौतियां मिलेगी और इस बात की पूरी संभावना थी कि ये एक फेल्ड डेमोक्रेसी सिद्ध होने जा रहा है और फिर से किसी न किसी साम्राज्यवादी ताकत का इसके ऊपर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज इसको पूरी तरह से खोखला करके यहाँ से कहते जो कुछ भी लूट सकने योग्य था वो लूट करके लेते, कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से यहाँ का सौहार्द बिगाड़ दिया, ला दिया, बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे। एक मिनट रुक जाऊं, थोड़ा हैंग करके आता हूँ। ये 3 कोर्सेज मेरी आज लॉन्च हुई हैं। प्राचीन भारत के इतिहास पर पूरा पाठ्यक्रम, जीआरएफ इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नों का समग्र विश्लेषण और पुनरावलोकन और कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर 1 फॉर एनटीए यूजीसी नेट। इन तीनों कोर्सेज में सभी ने एनरोल कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज के आज इसमें एनरोल कर लीजिए। ओके अभिषेक, थैंक यू सो मच। नेहरू जी ने भाषण तो दिया, नियति के साथ संवाद, लेकिन आगे जो जो चुनौतियां थी हम उनकी बात करेंगे संक्षेप में। वो भाषण तो एक तैयार किया हुआ भाषण था, इन चुनौतियां भी कटती हैं आज़ादी के बाद। इन चुनौतियों का कैसे, और नेहरू जी जैसा व्यक्ति था जिन्होंने सूझबूझ से इसको निपटाया। अन्य कोई रहता तो मुश्किल था। वॉइस सभी को इको, ये डेली वॉइस की क्या प्रॉब्लम बताते रहते हैं, कभी चर चर कभी इको। तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम होती मुझे बताती। काजल कल कल अच्छा आज आपने सब्सक्रिप्शन लिया है नया? तीन कोर्स लॉन्च हुए हैं। काजल तुमने आज सब्सक्रिप्शन लिया नया? तो मेरे रेफरल कोड से नहीं लिया क्या? भारत के सामने ये चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि सांप्रदायिक दंगे। रिन्यू कराई हो कि नया सब्सक्रिप्शन ली हो? एक रिन्यू होता है, एक न्यू होता है।
तो फिर मुझे शो क्यों नहीं हो रहा? क्या कोड डाला आपने? रेफरल कोड क्या डाला था? अमित? अमित तो कोड है ही नहीं मेरा। अमित नेट नहीं, रिन्यू नहीं शो होता। अमित नेट कोड है, किसी और का कोड डाल के ले लिया लग रहा है। ये अमित कुमार लाइव। दूसरी चुनौती थी रियासतों का एकीकरण और विलय। तीसरी है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। चौथी है शरणार्थियों का पुनर्वास। भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण। तुमको मुझसे बात करनी थी, मेरा नंबर तुम्हारे पास था, उनसे क्या जरूरत थी बात करने की? वो तो अपना ही डाल डूल के कुछ करके कर देते हैं। सैन्य साजो सामान और सैनिकों का विभाजन। नागरिक प्रशासन और संसाधनों का विभाजन। सिंधु नदी जल विवाद। नहीं, ये नए बैच नहीं, पुराना बैच जो चला रहा है उसकी क्लास है। नया बैच 3 तारीख से शुरू होगा। भाषा संबंधी समस्या, जनजातीय समस्या, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की समस्या, भारतीय आम चुनाव, आर्थिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और भारत की विदेश नीति 1947 से 1974 तक। इन सबको हम क्रमशः पढ़ेंगे और ये पोस्ट मॉडर्निज्म में आपके सिलेबस में आता है। छोड़ो, अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो। तो सबसे पहले सांप्रदायिक दंगे। मैं डेली आधे घंटे प्रवचन यही देता हूँ कि मेरा रेफरल कोड ये है और इससे ये होगा, उससे वो होगा। डेली मेरा आधे घंटे तो इसी में जाता है। अब ये भारत है, भारत में 2 भागों में 2 टुकड़े हो गया, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान का निर्माण हुआ था एक मुस्लिम राज्य के अंतर्गत और बांग्लादेश का निर्माण भी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ था। यानी पाकिस्तान 2 था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। हाँ, सभी लोग रहेंगे, इनरोल तो कर लो न्यू बैच से। चूंकि ये इस्लामिक स्टेट था, इसलिए मुसलमानों ने प्रेफर किया कि जितने भी हिंदू हैं इनको भगा दिया जाए यहाँ से बाहर, और इसके प्रतिक्रिया में हिंदुओं को यहाँ से भगा दिया जाए पाकिस्तान, मुसलमानों को भगा दिया जाए पाकिस्तान। और हिंदुओं का ये कहना था कि जब हमने अपना बंटवारा करके तुम्हारे लिए रहने के लिए जगह दे दी तो तुमको यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है। और इसी से भीषण नरसंहार शुरू हुआ। भीषण नरसंहार, लगभग 10 लाख लोग इससे प्रभावित हुए, मारे गए। इसका इतना व्यापक नरसंहार होगा ये किसी ने सोचा तक नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। जब डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ नोआखाली में, तो लोगों ने सोचा कि ये पाकिस्तान का जब बंटवारा कर देंगे ना तो ये दंगे बंद हो जाएंगे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो इनके 1000 गुना नरसंहार शुरू हुआ। और ये नरसंहार सिर्फ 2 धर्मों के बीच की लड़ाई थी, हिंदू और मुसलमान। यही विचार करना पड़ता है कि अगर धर्म नहीं होते तो क्या इंसान ज्यादा सुखी नहीं होता? धर्मों ने इंसान को सुखी किया है कि दुखी किया है? हत्याएं ज्यादा करवाई हैं, समाधान कम दिया है। इसकी शुरुआत तो हो चुकी थी 1857 की क्रांति के बाद। अंग्रेजों ने यह सोचा कि हमको हिंदू और मुसलमान दोनों में फूट डालना है। इन दोनों को जब तक हम आपस में लड़ाते रहेंगे ना, तब तक इन दोनों के जो कॉमन दुश्मन है हम ब्रिटिशर्स, इन पर उनकी निगाह नहीं जाएगी। इसके लिए उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। इससे राष्ट्रवादी आंदोलन और मजबूत हुआ। फिर 1909 का पार्लियामेंट सुधार किया। इसमें मुसलमानों को कानूनी अधिकार दे दिए, अलग से चुनाव लड़के जीतने का एक तरह से रिजर्वेशन दे दिया। 1919 का मांटेंगियर चेम्सफोर्ड, इसमें सिखों को भी दे दिया अधिकार, अलग से इलेक्टोरेट। फिर दलितों को फोड़ने की कोशिश की मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड, 1932 में। इस तो गांधी जी की चतुराई से ये काम तो नहीं हो पाया, हालांकि अम्बेडकर चाहते थे कि ये काम हो जाए। इसके बाद फिर 1935 का अधिनियम इन्होंने लाया। 1935 के अधिनियम से सिखों को भी अलग इलेक्टोरेट देने की बात की गई।
बीच में 1906 में मुस्लिम लीग नाम की एक नई पार्टी खड़ी। ये मुस्लिम लीग ने अपना असली चेहरा दिखाया 1930 में, और खासकर जब आज़ादी की बात होने लगी 1947 में कि आज़ादी किसको हैंड ओवर किया जाए, तो ये अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने लगी। इसी ने फिर डायरेक्ट एक्शन डे करवाया, और इसी डायरेक्ट एक्शन डे का परिणाम था कांग्रेसी नेताओं का सहमत हो जाना कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ और पाकिस्तान को बन जाने दो, इसी घाट नाव लगे फिर हम सोचते हैं। और फिर इन सभी का मिला जुला परिणाम था बंटवारा। ये बंटवारे की खिचड़ी 1947 में 90 साल पहले से 1858 से ही पकनी शुरू हो गई थी। ये तो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट था। इस बंटवारे के लिए सिर्फ अपनी जान की बाजी लगा करके गांधी जी खड़े थे कि ये बंटवारा ना हो। बाकी सारे लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपना अपना ऑफिस संभाला। गांधी जी कहते भी थे कि मेरे पास मात्र मेरा शरीर बचा है जिसे मैं दांव पे लगा सकता हूँ, तो उन्होंने लगाया था। और इसी तरह से इनकी हत्या भी एक हिंदू रूढ़िवादी ने भी कर दी। दूसरी समस्या थी कि देशी रियासतों का एकीकरण। 550 से भी अधिक रियासतें हैं भारत में थी उन दिनों, और संविधान ऐसा बना था कि उनमें दोनों रियासतों को या तो पाकिस्तान में या तो भारत में सम्मिलित होना था, ऐसा प्रावधान किया गया। खादी व्हाइट ही होती है, खादी रंग बिरंगी नहीं होती। अब इसमें दो प्रकार के क्षेत्र थे। एक था जो कि एक बड़ा क्षेत्र था ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में, बाकी जो इलाके थे वो देशी रियासतें थी। कुछ कुछ फ्रांस और पुर्तगाल के भी कब्जे में थे, जैसे गोवा था, माहे था, चंद्रनगर, पौंडीचेरी, ये कुछ कुछ शहर अभी विदेशियों के कब्जे में। अब इन सारे देशी रियासतों को एक इकाई के रूप में संग्रहित करना, एकीकृत करना, ये बड़ा मुश्किल काम था। कुल 562 रियासतें थीं। आंतरिक मामलों में ये स्वतंत्र थीं, लेकिन बाहरी मामलों में ये ब्रिटिश शासन पर निर्भर थी। अंग्रेजों से इनका संबंध पैरामाउंसी का था। पैरामाउंसी मतलब होता है कि सर्वोच्च, वो सर्वोच्च शक्ति। अच्छा, माइक यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन जब अंग्रेज भारत से गए तो उन्होंने इस पैरामाउंसी के कंडीशन को खत्म कर दिया और सारी रियासतों को स्वतंत्र कर गए। अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डर भी था कि भारत चूंकि इंग्लैंड से बहुत बड़ा है, भारत कभी इतनी शक्ति ना इकट्ठी कर ले कि अपना बदला चुकाने की सोचे इंग्लैंड से। अब ऐसी स्थिति थी, जो छोटी छोटी रियासतें थी वो चाहती थी कि अपने आप को हम पूरी तरह से आज़ाद घोषित कर दें, ना पाकिस्तान के अंडर में जाए ना हिंदुस्तान के अंडर में जाए। दूसरी बाधा थी कि पाकिस्तान भी इन पे डोरे डाल रहा था, चाहता था कि हमारे में मिल जाए। इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अप्रतिम योग्यता का परिचय दिया और इनके एकीकरण को राष्ट्रीयता से जोड़ दिया, इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। 27 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया और इनका असिस्टेंट बनाया गया बीपी मेनन को।
भारत ने सारे रियासतों को भेजा लेटर की वे विदेश संबंध या विदेश नीति, सेना और संचार इन अधिकारों को भारत को सौंप दें और भारतीय संघ में हस्ताक्षर कर दें। इन फॉर्म्स को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सरदार पटेल ने दबे तौर पे धमकी दी कि या तो अपने देश की जनता को संभालने रियासतें, नहीं तो कड़ाई बरतनी पड़ेगी। रियासतों का जो संगठन था चारों तरफा, उसको कहते थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। राजकुमारों का ग्रुप। और इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे महाराजा पटियाला। महाराजा पटियाला ने भारत सरकार और बाकी रियासतों के बीच एक माध्यम का काम किया और 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी भारतीय रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई। लेकिन अभी कुछ अपवाद थे जिन्होंने भारत में विलय होने को मान्यता नहीं दी थी। वो कुछ रियासतें थीं भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद। इन रियासतों ने महाराजा पटियाला की बात भी नहीं मानी। जूनागढ़ की स्थिति सबसे संवेदनशील थी क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत करीब थी और यहाँ का जो नवाब था महाबत खां, ये मुसलमान था और पाकिस्तान के प्रति अनुराग भी रखता था और यहाँ की ज्यादातर जनता हिंदू थी। और तो और महाबत खां ने लीग का एक नेता था शाहनवाज भुट्टो, उसको अपने मंत्रिमंडल में दीवान बना लिया था। इससे संशय और बढ़ गया। अब शहनवाज वो सारी स्थितियां बनाने लगा जिससे ये पाकिस्तान में सम्मिलित होना शुरू कर दिया। भारतीय नेताओं ने जूनागढ़ का हुक्का पानी बंद कर दिया, यहां तक जाने वाली सारे रसद को रोक दिया, आर्थिक रूप से काट दिया। जूनागढ़ की स्थिति हो गई कि वहां के दाम बड़े महंगे हो गए। शाहनवाज डर करके भाग गया पाकिस्तान। पटेल जी ने कहा कि जूनागढ़ में, पाकिस्तान से कहा कि चाहो तो जूनागढ़ में वोटिंग करवा लो कि किसकी तरफ जाना चाहते हैं। और ऐसा हुआ भी। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह करवाया गया और 91% लोग वोट दिए कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। इस तरह से जूनागढ़ का विलय हो गया भारत में। दूसरा केस था मणिपुर का। मणिपुर के शासक हैं बोधचंद्र। ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। नेहरू जी ने भी इनको मनाने की कोशिश की, पटेल ने भी की, लेकिन मणिपुर की जो जनता थी वो चाहती थी भारत में शामिल होना। यहां भी मतदान कराया गया और 99% वोट स्वतंत्र रहने के पक्ष में नहीं आए, भारत में विलय के पक्ष में आए और इसका भारत में विलय कर लिया गया 21 सितंबर 1949 को। फिर अगला केस आता है भोपाल का।
भोपाल का नवाब था हमीदुल्लाह खां। ये है भोपाल का नवाब। और ये जो पहले पेज पर इसकी पिक्चर लगी थी, ये इसकी फैमिली की पिक्चर। लंदन घूमने गए हुए हैं, तो लंदन वाला कपड़ा पहने हुए हैं। ये इनकी वाइफ है, ये इनकी बेटियां हैं तीनों। और ये लगता है कि हॉरर मूवीज कुछ ज़्यादा ही देखती है। ये उनकी पूरी फैमिली। तो ये जो हमीदुल्लाह खां थे तो मुस्लिम, लेकिन यहाँ की जनता थी वो हिंदू थी। हमीदुल्लाह खां शौकीन आदमी थे। तो ये मुस्लिम लीग के नेताओं से बड़ा ही शुर में शुर मिलाते थे और कांग्रेस का बड़ा विरोध करते थे। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जान दे देंगे, माउंटबेटन से कहा कि जान दे देंगे, लेकिन कभी भारत में नहीं मिलेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने इनको फोन किया कि आपने माउंटबेटन से कुछ कहा है फोन पर? तो ये काफी देर तक हंसते रहे फोन में ही। और फाइनली इन्होंने कहा कि कोई भी रियासत अपनी करीबी स्वतंत्र उपनिवेश से भाग नहीं सकती, इसलिए मैं हिंदुस्तान में विलय के लिए तैयार हूं। उसके बाद पटेल जी तो मेरी तरह हंसते नहीं थे। और 1949 में भारत में विलय कर दिया इन्होंने। इसके बाद ये जो आपके सामने है हसमुख लाल, कोई पहचानता है इनको? कौन है ये? इनको देख के लग रहा है कि तमाकू खा करके सोच रहे हैं कि पीकदान कहाँ है थूकने के लिए। ये हरि सिंह है। कश्मीर के ये राजा थे। इन्हीं के पुत्र कर्ण सिंह हैं। इनके साथ विडंबना ये थी कि इनकी सीमा भारत से भी मिलती थी, पाकिस्तान से भी मिलती थी। ये खुद हिंदू थे, लेकिन इनके 75% जनसंख्या इनकी मुस्लिम थी। अब ये कंफ्यूज थे, चाहते थे फ्री रहना, स्वतंत्र रहना। इनको भारत का लोकतंत्र भी नहीं भाता था और पाकिस्तान का संप्रदायवाद भी नहीं भाता था। भारत कहते थे कि भाई अपनी जनता से पूछ लो कहाँ जाना चाहते हैं, कहीं जाना तो पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान कहता था कि नहीं, जनमत संग्रह मत करवाइए, हम अभी नए नए पैदा हुए हैं और जनता तो कहेगी नहीं कि हमारे पक्ष में आओ, छोटे के साथ कौन जाना चाहता है। तो पाकिस्तान जनमत संग्रह को इंकार कर रहा था। चुपके से आधी रात को पाकिस्तान ने क्या किया, 22 अक्टूबर, पाकिस्तान में पठान थे, पाकिस्तानी पठान, तो उनको अपनी सेना को पठानों के वेश में भेज दिया कश्मीर में। और वो श्रीनगर के आसपास फैल गए कि रात को जैसे बाबर ने कब्जा किया था ना, वैसे हम भी श्रीनगर पे कब्जा कर लेंगे। हरि सिंह को पता चल गया। हरि सिंह का मुख्यमंत्री था मेहर चंद। कहा कि भारत से जल्दी से मिलिट्री फोर्स बुलाओ, ये तो घुसपैठ हो गया है, जेल में सुरंग यानी बगावत, खून की नदियां, हाहा। मेहर चंद ने कहा अच्छा। भारत को तुरंत इन्होंने टेलीफोन किया, पटेल जी से बात हुई। पटेल जी ने कहा कमाल करते हो पांडे जी, जब तक आपने हमको अपना मसीहा घोषित नहीं किया तब तक हम आपकी क्यों रक्षा करेंगे? तो बात वही हुई कि दूसरे की बीवी के सुहाग की रक्षा हम क्यों करेंगे, पहले शादी करो। हमें थोड़ी ना होता उस। पटेल जी खेला खेल गए। अब हरि सिंह का तो ये था कि भाई ये पाकिस्तानियों के हाथ मरने से बढ़िया है इनसे गठबंधन कर लेना। उन्होंने कहा हक मेहर की रकम तैयार करो मेहर सिंह से। फटाफट भारत
कागज प्रस्तुत किया रातों रात और साइन करवाया हरी सिंह का, और कश्मीर के विलय का हस्ताक्षर हो गया 26 अक्टूबर 1947 को। और तुरंत लॉर्ड माउंटबेटन ने भी साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और पाकिस्तानी सेनाओं को धो धो के मारा गया। श्रीनगर समेत कश्मीर के एक बड़े भाग से, मतलब जहां तक मैदानी इलाका था वहां से तो भगा दिया गया। अब जाके पहाड़ों में छुप गए, गुफाओं में छुप गए। 31 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में एक अस्थायी इमरजेंसी गवर्नमेंट बनाया गया भारत की तरफ से। अस्थायी सरकार की, अभी फुर्सत से स्थायी वाली बात करेंगे, अभी टेम्पोररी मामला चल रहा है, टेम्पोररी सरकार बना दो, भाड़े का टट्टू। और शेख अब्दुल्ला को इसका बना दिया गया प्रधानमंत्री। वहां का लोकल नेता था छोटू भैया, तो इसको यहाँ बना दिया प्रधानमंत्री। माउंटबेटन ने तुरंत नेहरू जी को बुलाया, कहा मिस्टर नेहरू, परहैप्स यू आर नॉट getting the severity of the situation occurred are going to occur in near future in Jammu and Kashmir. नेहरू जी ने कहा perhaps I am thinking that situation is going to be more grave, and you cannot handle it because the very situation of the Kashmir is very disputable. You know, the majority of the Kashmiri people are Muslims, and only one Rajat ji is Hindu. And people will say that you deceive the consensus of the majority. You lift the fayda of their majburi. And overnight, you made their signature over the doctrine of accession. नेहरू जी ने कहा बहुत अंग्रेजी बोल रहे हो, कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना ये चाहता हूं कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को ले जाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक है सिक्योरिटी काउंसिल, लेट देम डिसाइड व्हाट शुड बी डन। नेहरू जी ने कहा काहे, सब हो गया, साइन हो गया, सेना खदेड़ दिए, अब क्या रह गया? Look, Mr. Nehru, you are not going to understand the severity, the gravity of the situation. Where is the line of control? Where is the border? Where India ends and Pakistan starts? Is there any legal demarcation there in Kashmir? Kashmir, there are huge, tall mountains. And you know, you are a democratic country. You are not the Islamic country. In democratic country, you have to take decision in justified manner. There should be justification. Otherwise, you are propagating the doctrine of imperialism. अच्छा, बात तो इसकी भी सही लग रही थी भाई, हम भी वही काम कर रहे हैं जो हिटलरवा कर रहा था, या अंग्रेजी में कर रहे थे सब। अब माउंटबेटन बोलेंगे तो भोजपुरी बोलेंगे। तो नेहरू जी ने सारा मैटर भेज दिया 1 जनवरी 1939 को, हैप्पी न्यू ईयर के दिन ही भेज दिया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। 1 जनवरी को भेजा और 31 दिसंबर को, पूरे 1 साल बाद, दूसरे हैप्पी न्यू ईयर के ठीक 1 दिन पहले रात में उनका जवाब आया। 1 साल तक सोचते ही रह गए कि ऐसा है जहां पे जो सेना खड़ी है उसी को मान लो कि लाइन ऑफ कंट्रोल, और लड़ाई मत करना, बाद में देखा जाएगा। बाद में वोटिंग करवाई जाएगी, जनता तय करेगी लोकतांत्रिक तरीके से, फिर पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुला लेगा। टिल देन पाकिस्तान की सेना वहीं खड़ी रहेगी। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, कम से कम ये आरोप तो मेरे ऊपर नहीं लगेगा कि हमने रातों रात धोखेबाजी की। लेकिन पाकिस्तान बोला नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, जनमत संग्रह कराओगे तो हम जो दोनों कान पकड़ के बैठे हैं वो भी हमसे छूट जाएगा, हमको खाली करना पड़ेगा, हम तो हार ही जाएंगे, हम कब जीते हैं। तो न जनमत संग्रह हुआ, न पाकिस्तान की सेना आज तक वापस गई, और तब से धारा, कौन सी धारा चल रही थी? 377, जो आजाद कश्मीर था वहां भी वही 370 चल रही थी।
अब जाके मोदी जी ने धारा 370 को खत्म किया है कि भाई तुम यहाँ पहाड़ वाले इलाके में हो तो उसकी बाद में देखी जाएगी, पहले जो हमारा कब्जा है वो तो हमारे अंदर रहेगा। धारा 370 में ये था कि ये पूरी तरह से भारत का भी नहीं था। समझ गए? तो ये कश्मीर का पूरा मामला है। तो ये जो हसमुख लाल थे, ये टाइम से सोच लिए होते कि भारत के साथ जाना है तो ये सब काम नहीं हुआ था, इन्होंने बहुत देर कर दी। इसके बाद अगला है हैदराबाद। हैदराबाद में ये है, अब हैदराबाद का भी सिचुएशन क्या था कि साउथ इंडिया में भारत के बीचों बीच से, अब कश्मीर की तो चलो एक सीमा पाकिस्तान से लगती भी थी, इनकी तो कोई सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती थी। और यहाँ भी एक मुस्लिम नवाब था हैदराबाद, यहाँ बीचों बीच में निज़ाम, जिसकी स्थापना निज़ामुल मुल्क ने कभी की थी, उसी के वंशज थे ये। अब इसका नाम था निज़ाम उस्मान अली खान। और उपाधि लिया था आसफ जाह 7वां नंबर, आसफ जाह 7th। इसने कहा कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे और जब टाइम मिलेगा तो अपने राज्य का विस्तार भी करेंगे, सेना भी बढ़ाने लगा। ये निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था। अब इसके साथ क्या था कि इसके राज्य में जो जनता थी 80% हिंदू थी। अब इन पर यह जुल्म ढाता था, जबरदस्ती इसने उर्दू को राजभाषा बना दिया और गुंडों की एक फौज, आतंकवादियों की एक फौज पैदा कर दिया। मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन नाम था आतंकवादी को, इसके ग्रुप का, उग्रवादी संगठन। अब ये गुंडे क्या करते थे, जो भी भारत का राग लाता था उसको जाके डराते थे, धमकाते थे, जनता पर आक्रमण कर दिया, भयभीत करना शुरू कर दिया। अब जनता और इनके खिलाफ होगी, जनता ने ही विद्रोह कर दिया। कांग्रेस पार्टी का एक विंग हैदराबाद में भी था। 7 अगस्त 1947 को, यानी आजादी के पहले ही, हैदराबाद की कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह छेड़ दिया, सत्याग्रहियों पर अत्याचार किए जाने लगा, स्थिति विस्फोटक हो गई। पटेल ने कहा कि जाके उसके सामने की 21 लो प्लेट, फोड़ो उनका अंडा और बना दो ऑमलेट। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में भारत की सेना घुस गई और 5 दिन लगा। 17 सितंबर को इनकी टोपी उठाई गई तो इसमें से कुछ परिंदे उड़ते हुए दिखे, इन्होंने समर्पण कर दिया और इसका नाम रखा था ऑपरेशन पोलो। क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा पोलो खेलने के मैदान थे 17। हाँ, तो 17 पोलो के मैदानों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। बाद में इनको सारे कपड़े हटा करके इनको एक पेन दे दिया गया, उस पेन का नाम था एरो। वो चलती कम थी, स्याही ज्यादा निकालती थी, और इनसे कहा गया कि साइन करो, तो विलय पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। तो इस तरह से ये 5 इलाके भारत के अंतर्गत आ गए, लेकिन अभी फ्रांसीसी क्षेत्र बाकी था। 515 किलोमीटर भारतीय भूभाग अभी फ्रांसीसियों के कब्जे में था। अभी 515 किलोमीटर भूभाग कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। मछलीपट्टनम, कोसिकोट, सूरत, सूरत में एक जगह है लॉज, चंद्रनगर, पौंडीचेरी जिसका आज नाम है पुडुचेरी,
यनम, माहे, कराइकल, इतने सारे इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा किया। पटेल जी का एक फोन गया, पटेल जी ने सिर्फ इतना बोला, हेलो। तुरंत जो है मछलीपट्टनम, कोशीकोटल और सूरत, वो तो उसी एक हलो पे इन्होंने भारतीय संघ को दे दिया। बाकी में इन्होंने काफी सामान वामान अपना इकट्ठा कर रखा था, तो कहा कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज प्लीज, मारिएगा मत हम लोग को। 1948 में समझौता हुआ भारत और फ्रांस के बीच। इसी के साथ बाकी भी दे दिए, मतलब देते 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 ये चला गया 1954 तक। 1962 में पेरिस की संसद ने इस विलय को मान्यता प्रदान कर दी और 191 वर्ष ये पुराना फ्रांसीसी शासन समाप्त हो गया। इसके बाद बारी थी पुर्तगाल की। सबसे पहले यही पापी आए थे और बहुत सारे भारतीयों को ईसाई बनाए थे। इनके नाम भी ऐसे ऐसे लगते थे जैसे पुराने डिस्क के केबल का नाम, एल्वारेज, पेट्राक्लेव। अब इन्होंने जो भी रोमांटिक प्लेसेस थे, बिना सोचे समझे कि भारत के लोग कल को कहाँ जाएंगे, गोवा, तमनदीप, दादरा नागर हवेली, इन पर कब्जा किया गया था। पटेल जी ने इनको भी फोन मिलाया, लेकिन इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। पुर्तगाल, खासकर गोवा में गोवा कांग्रेस कमेटी थी, वो संघर्ष कर रही थी गोवा से स्वतंत्र होने के लिए, और इनके नेता थे ब्रिगांजा कुन्हा। और ये संघर्ष गोवा में 1928 से ही चल रहा था, पुर्तगालियों को भगाओ। खैर फटाफट फटाफट इसको 22 जुलाई 1954 को दादरा, 29 जुलाई 1954 को नारोली, 2 अगस्त 1954 को नगर हवेली, 1954 से 1961 तक लगभग सभी पुर्तगाली यहां से भाग गए। भारतीय संघ में 11 अगस्त 1961 को फाइनली इसको, इन सारे प्रदेशों को शामिल कर लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो ये थी कहानी देशी रियासतों के भारत में विलय की। अब मुख्य मुद्दा ये था कि इनको, जैसे आज विभिन्न प्रदेश है, इनको प्रदेशों में कैसे बांटे, किस आधार पर बांटे। अभी जैसे है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, इम्फाल, कोहिमा, इन प्रदेशों में कैसे बांटेगा, ये बहुत बड़ी टेंशन। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि प्रदेशों का, भारतीय प्रदेशों का जब भी पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। आजादी के बाद 1948 में एक समिति गठित की गई, जेबीपी, जवाहर पटेल और पट्टाभी परमैया। जेबीपी समिति ने कहा कि भाई भाषा के आधार पे आप लोग मत कीजिए, जो विभिन्नता में एकता वाला कॉन्सेप्ट है वो हो नहीं, जो है मजा तो तब है कि जब विभिन्न विभिन्न भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं, है कि नहीं है पटेल। पटेल जी ने कहा कि हर जगह सिद्धांत नहीं डालना चाहिए, पट्टाभी सीतारमैया जी, हर जगह आप जो है सिद्धांत लगा देते हो, कभी कभी प्रैक्टिकल की सोचा कीजिए। अब तमिलनाडु वाला मराठी के पास रहेगा तो क्या होगा, वही होगा जो एक दूसरे के लिए फिल्म में हुआ था, कोई मच्छी खाएगा तो उसको प्रॉब्लम, वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, 2 दिन मिल नहीं पाएंगे। एक दूसरे के लिए फिल्म बनी है, देखा तो उन्होंने, उसमें क्यों नहीं दोनों की शादी हो पाती, एक मराठी रहती है, एक शायद मद्रासी रहता है लड़का, केवल गाना ही गाते रह जाते हैं समुद्र के किनारे। आई डोंट नो व्हाट यू से, वो बोलता है इसको समझ में नहीं आता, बोलते उसको समझ में नहीं आता।
हाँ, तो अभिमन्यु टोपी चला के मार दीजिए धड़ाक से। हाँ, तेरे मेरे बीच। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए भाषा के आधार पे ही गठन करना उचित होगा। अभी कंफ्यूजन चल रही थी, सॉल्यूशन का पता नहीं था। 1952 में एक महापुरुष थे, उनका नाम था श्री रामालू। ये आमरण अनशन पे बैठ गए। इन्होंने कहा कि हमारा जो तेलुगु है, तेलुगु भाई भाई हमारे तेलुगु को लगता है। ये बेचारे अनशन पे बैठ गए। लोगों को समझ में नहीं आया कि अनशन क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया। हम तो भी विचार ही कर रहे हैं, यही है रामालू। इनके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं दिया। तो कोई अंग्रेज थोड़ी ना भारत में कि आप अनशन कर रहे हो कि आपकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। थोड़ा टाइम दो, सेटलमेंट करने में टाइम लगता है। कोई एक स्टेट थोड़ी ना बनाना है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। अंजू हो या ब्यूटी, निभाती रहती है अपनी ड्यूटी। तो ये बेचारे मर गए तब पता चला कि अनशन पे बैठे थे। तो मर गए तो नेहरू जी ने ओआईसी कह के 1953 में आंध्र प्रदेश बना लिया, इनके सपनों को पूरा किया। तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा का गठित होने वाला पहला राज्य था। लेकिन इतने समस्याएं समाधान नहीं हुआ। भारत सरकार ने 1 साल बाद 1954 में मिस्टर फजल अली को कहा कि देखो कि कैसे भाषाओं के आधार पे राज्यों का निर्माण किया जाए। फजल अली आयोग बनाया। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर को इसका सदस्य बनाया गया। 1 साल तक इन्होंने रिसर्च किया और 1955 में अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी। इसके आधार पर 1 साल बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन एक्ट पारित किया भारत सरकार ने, और संविधान में 7वां संशोधन हुआ। इसके साथ भारतीय संघ के इकाइयों की संख्या पहले 28 हुआ करती थी, उसको घटा करके 20 कर दिया गया। और राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त करके 2 प्रकार की इकाई बनाई गई राज्यों की। एक राज्य थे स्वायत्त और दूसरे प्रकार के राज्य थे केंद्र शासित। स्वायत्त राज्य 14 हुए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश 6 हुए। हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लेकिन 1956 में ये जो एक्ट बना, इसने राज्यों की संपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं किया। अरे भारत के राज्यों के नाम याद करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो याद ही रहते हैं, सभी को याद होंगे। क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों बहुत बड़े प्रदेश हैं। बंबई वाले कहते थे कि हम गुजरातियों के साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग चाहिए। बंबई मराठी, मराठा मानुस, मराठों के लिए अलग चाहिए। 1960 में मराठी आंदोलन शुरू हो गया। तो ये तो पूरा बंबई प्रांत था, तो इसको बना दिया गया गुजरात, इसको बना दिया गया महाराष्ट्र। और इसमें गुजरात में ही गोवा, महाराष्ट्र में गोवा, गुजरात में दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब केंद्र शासित बना दिए गए। फिर इधर 7 सिस्टर्स में भी दिक्कत हुई। नागालैंड 1963 में हुई। पंजाबियों ने कहा कि हम भी हरियाणा के साथ नहीं रहेंगे। हरियाणवी कहते हैं हमारी छोरियां किसी के चोरे से कम है कि चंगा नहीं लगता मैनू सेपरेट कर दो। खासकर अकाली दल था यहाँ पे, तो पंजाब और हरियाणा लग हो गए। लेकिन दोनों ने कहा कि चंडीगढ़ मैनू सोना लगता है, चंडीगढ़ नहीं छड़िया, छड़ ना सकूंगा। तो चंडीगढ़ को दोनों की कॉमन कैपिटल बना दिया गया।
तो हरियाणा का भी कैपिटल है, पंजाब का भी कैपिटल है। अब चंडीगढ़ में जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हरियाणा गया हूँ कि पंजाब में हूँ। इधर 1972 में एक नया राज्य बनाया गया, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा कंधे पे हड्डी उठी हुई है भारत के, ये है सिक्किम। जब सारे राज्य बन गए तो ये गाना गाने लगा, मैंने पूछता ही नहीं। तो लोगों ने ध्यान दिया, अच्छा ये भी है, इसको भी कुछ बनाओ। तो सबसे लास्ट में इसका नंबर आया 1975 में, भारतीय संघ का 22वां राज्य बना दिया गया। इस तरह से भारत में वर्तमान समय में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अभी ये कश्मीर भी बना है बाद में, कश्मीर में 2 हैं, लद्दाख और कश्मीर, ये भी जुड़ गए हैं। तो इस तरह से राज्यों का हो गया पुनर्गठन। अब पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आए थे और भारत से बहुत सारे लोग भाग गए थे यहाँ का अपना धन संपदा घर दरवाजा छोड़ करके। अब इन शरणार्थियों का पुनर्वास कैसे किया जाए, मेन टेंशन तो ये भी थी। और ये भी शरणार्थी कम नहीं थे, 60 लाख शरणार्थी। पाकिस्तान से भी आए थे, इधर बांग्लादेश से भी आए थे। इनकी पुनर्वास, इनको बसाया कहाँ जाए। अब ये शरणार्थियों की समस्या भारत की भी थी, पाकिस्तान की भी थी। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कहा कि आओ आओ। वॉशिंग मशीन नहीं है, हमारे बगल में पापी शादी करने पे आमादा है। भारत की जनसंख्या कोई ख्याल नहीं है, सर्दियों में शादी करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मारेंगे। और डीजे बजा रहे हैं पापी। बहुत ज्यादा मेहमान आ गए हैं, खाने पीने को तो कुछ है नहीं, सुबह मैगी खूब खाते हैं चाप के, और रात को मैगी का पैकेट जला के प्रदूषण फैला देते हैं। मैं प्राणायाम भी नहीं कर पाता हूँ। क्या बज रहा है जी? डीजे बज रहा है। पंजाबी शादी ना करें तो उनका काम ही नहीं चलेगा। पुलिस वाले यहाँ आते हैं, वो भी शादी में खाना खा के चले जाते हैं, 2-4 भंगड़ा उंगड़ा करके। मेरा तो एतबार ही उठ गया है पुलिस वालों से। साठ लाख से अधिक शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या आपकी खड़ी हो गई, और 8 अप्रैल 1950 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिले और नेहरू लियाकत समझौता हुआ। गाने भी सुनाई दे रहे हैं क्या आप लोग को? नेहरू लियाकत समझौता इसलिए हुआ कि शरणार्थियों की समस्या का क्या किया जाए। सुहानी, तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक है, तुम्हारा स्पेलिंग होना चाहिए सुना नहीं, इसलिए नहीं सुना जाता। अच्छा, भारत में इस समझौते के विरोध में अंतरिम सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने त्यागपत्र दे दिया मंत्रिमंडल से। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के थे, केसी नियोगी मंत्रिमंडल से, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी ने कहा कि भाई इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, जैसे लूटी गई संपत्ति को वापस करना, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना, जो लोग परेशान हैं उनको राहत देना,
जो नागरिक उधर से इधर आ गए उनको नागरिकता प्रदान करना। लेकिन क्या नहीं, आप समझौता कैसे कर सकते हैं पाकिस्तानियों से? खैर 1951 तक सारी समस्या का समाधान कर लिया गया। लेकिन अगली समस्या थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री कैसे निर्धारित की जाए। अब पाकिस्तान दो भाग में है, मैप में भी आपको दिख रहा होगा, पूर्वी पाकिस्तान इधर है, पश्चिमी पाकिस्तान उधर है। एक जज को पकड़ के लाया गया, उसका नाम रखा था रेडक्लिफ। 8 जुलाई को ये भारत पहुंचा। भारत पहुंचते ही इसको जाके यहाँ खड़ा कर दिया, कहा कि देख 5 सप्ताह का समय दिया गया, 5 सप्ताह में सीमा बना दो, नहीं तो तुमको असीम की यात्रा पे भेज देंगे। इसने बना दिया। इसको न भारत के समाज की जानकारी थी, न यहाँ के 6 सप्ताह नहीं 5 सप्ताह दिया गया। कभी भारत भी नहीं आए थे। तो इसने मोहम्मद अली जिन्ना और माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू तीनों से कहा कि कहाँ कहाँ लाइन खींचो, तुम ही बता दो। उन्होंने कहा यहाँ खींच दो, तो खींच दिया। इसका नाम रेडक्लिफ था, तो इसको रख दिया गया रेडक्लिफ लाइन। ये जो लाइन खींचा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही है रेडक्लिफ लाइन। ये और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये रेडक्लिफ लाइन। लेकिन ये रेखा खींचने के बाद ऐसी समस्याएं तो बन नहीं जिसके बारे में कभी सोचा तक भी नहीं गया था, क्योंकि न सिर्फ गांवों से गुजरती थी, गांव के बीचों बीच को काट दे रही थी रेखा, बल्कि घरों के बीचों बीच से भी गुजर रही थी। इसी पे कोई बेगम नाम की मूवी भी बनी है। उसका घर 2 भाग में बट गया था। विद्या बालन की, हाँ। अब ये हुआ कि चलो ये तो हो गया, चलो कैसे भी हो, कच्चा पक्का हो गया। अब सैनिक साजो सामान और सैनिकों का बंटवारा कैसे किया जाए, गोला बारूद, बम बंदूक गोली, इसके लिए एक ज्वाइंट डिफेंस काउंसिल बनाया गया और इसके सर्वोच्च कमांडर थे जनरल अचिन लेक। अचिन लेक को कहा गया भाई तुम बांटो सबको। वे सैनिक टुकड़ियां जिसमें मुसलमान ज्यादा है पाकिस्तान को दे दो, जिसमें हिंदू ज्यादा है भारत को दे दो। 28 फरवरी 1948 तक ये बंटवारा हो गया। अब नागरिक प्रशासन और उनके रिसोर्सेज का बंटवारा, इसकी बात आ गई। इसके लिए बनाया गया स्टीयरिंग कमेटी। इन्होंने बांटा बूटा। विभाजन के समय इंडिया के पास कैश बैलेंस था 400 करोड़ रुपए। इतने रुपए पड़े हुए थे बैलेंस। तो इसको भी बांटा गया, तो पाकिस्तान के हिस्से में आया 75 करोड़। 75 करोड़ में 20 करोड़ रुपया तभी दे दिया गया जब पाकिस्तान बना 15 अगस्त 1947 को ही। बाकी बचा 55 करोड़। 55 करोड़ दिसंबर 1947 में पाकिस्तान ने मांगा, लेकिन उस समय जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की चल रही थी लड़ाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा वाह वेरी गुड, हमसे पैसा मांग के हथियार खरीदोगे और हमारे ही सीने पे गोली दागोगे। जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों के पत्थर नहीं चला करते। जब तक ये लड़ाई फड़ाई खत्म नहीं करोगे, लालची सुहानी, नजर लगाओगे तुम लोग मुझे। गांधी जी ने तो शुरू कर दिया आमरण अनशन कि नहीं, हमारे छोटे भाई पाकिस्तान के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दो। वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझाया, नेहरू जी ने बहुत समझाया कि बापू वो हमसे लड़ाई कर रहे हैं, बापू
बापू ने कहा कुछ नहीं, मैं एक पानी नहीं पीऊंगा, एक बूंद खाना नहीं खाऊंगा। पटेल जी ने कहा कि मत खाओ मत पियो, लेकिन ग्रामर तो ठीक रखो। मजबूर होकर के 18 जनवरी 1948 को पाकिस्तान को ये 55 करोड़ भी सौंप दिए थे। तो ये थी आज की कहानी, क्रमशः क्रमवार। सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण, रियासतों का एकीकरण और विलय, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, शरणार्थियों का पुनर्वास, भारत पाक सीमा का निर्धारण, सैन्य साजो सामान और सैनिकों का विभाजन, नागरिक प्रशासन और संसाधनों का विभाजन। कल हम ये सारी समस्याओं को डिस्कस करेंगे, सिंधु नदी, भाषा, जनजाति, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, भारतीय आम चुनाव, ये वगैरह वगैरह। तो इस सत्र को कहीं विराम देते हैं, मिलते हैं रात को 9 बजे। तब तक सभी को बाय बाय।